नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों 10th और 12th की फाइनल एग्जाम्स को देखते हुए मैं आज आपको इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्त स्थान यानी फिलअप्स के बारे में जानकारी देने वाली हूं। और बच्चों मेरी वीडियो को ध्यान से और अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि इन फिलअप्स में से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। अगर फिलअप्स में नहीं आएंगे तो वो 1 वर्ड आंसर में आ सकते हैं अथवा विकल्प में आ सकते हैं। तो मैंने एक सम्मिलित वीडियो बनाई है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मेरी वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें और हाँ बच्चों लाइक अवश्य करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। बच्चों मेरा पहला क्वेश्चन है, 2 वर्णों के मेल को कहते हैं। ये रिक्त स्थान है। 2 वर्णों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? संधि। संधि प्रकार की होती है। रिक्त स्थान संधि 3 प्रकार की होती है बच्चों। स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। 5 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को कहते हैं। बीच में भरना है आपको समास। शब्दों के मेल को समास कहते हैं बच्चों, और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास के डैश प्रकार हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं बच्चों। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, और समास होते हैं 6 प्रकार के। जहां प्रथम पद अव्यय हो वहां समास होता है। देखिए अव्यय, अगर परीक्षा में अव्यय लिखा जाए तो यहीं पर आपको अव्ययी भाव समास लगाना है। जहां प्रथम पद अव्यय हो वहां कौन सा समास होता है? रिक्त स्थान में आप लगाएंगे अव्ययी भाव। अव्यय से अव्ययी भाव समास होता है। जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो यानी कि गिनती आ जाए वहां समास कहलाता है द्विगु। क्या भरेंगे बच्चों? द्विगु समास। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को बच्चों अलंकार कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, वे शब्द जो हिंदी में संस्कृत भाषा से लिए गए हैं वे क्या कहलाते हैं? तो संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में लिए जाते हैं उनको बच्चों तत्सम शब्द कहते हैं। तो आप यहां पर तत्सम लगाएंगे। जहां प्रथम पद विशेषण हो, जहां प्रथम पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो, क्या विशेषण हो और एक विशेष्य हो, वहां समास होता है कर्मधारय। कौन सा समास होगा बच्चों? कर्मधारय। जहां काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, वर्ण जहां बार बार आता है बच्चों वहां अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। जहां काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। जहां दोनों पद प्रधान हो यानी कि समान हो वहां कौन सा समास होता है बच्चों? जहां दोनों पद समान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विदेशी या आगत शब्द। आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं। वे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हों, शब्द के बाद लगकर विशेष बल देते हैं, वे क्या कहलाते हैं बच्चों? वे निपात कहलाते हैं। क्या लगाएंगे यहां पर? रिक्त स्थान में लिखेंगे आप निपात। वे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर अर्थ में विशेष बल देते हैं। जैसे कि मैं भी स्कूल जाता हूं, तो मैं भी से जोर पड़ा कि विशेष बात यह है कि मैं भी जाता हूं, है ना। किसी क्षेत्र विशेष या अंचल में बोले जाने वाले शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले और अंचल में बोले जाने वाले। तो बच्चों क्षेत्रीय शब्द या आंचलिक शब्द कहलाते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को बच्चों शब्द कहते हैं। क्या भरेंगे आप यहां पर? शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। कितने भेद हैं बच्चों? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित होता है वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कौन से शब्द कहलाते हैं बच्चों? विकारी शब्द। श्याम भी जाएगा, श्याम भी जाएगा, भी क्या है? निपात है ये। द्वंद्व समास के 4 उदाहरण। द्वंद्व समास के 4 उदाहरण बच्चों दिन रात, सुख दुख, माता पिता, और हाथ पैर।
जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? सकर्मक क्रिया। शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ बदलने वाले शब्द, शब्द के अंत में, मैंने अपनी वीडियो में बताया था, शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं और अर्थ बदलते हैं उनको कहते हैं प्रत्यय। किसी कार्य को करने या होने वाले का बोध बताने वाले शब्दों को, जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने का पता चलता है वे क्रिया कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं? क्रिया। लोक में प्रचलित उक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। वे शब्द जो प्रारंभ में या शुरू में या आगे जुड़कर नया अर्थ देते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नया अर्थ देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं बच्चों। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं बच्चों? अविकारी शब्द कहते हैं। अलंकार के कितने भेद हैं? अलंकार के 3 भेद हैं, अर्था, शब्दा और उभय अलंकार। काव्य को पढ़ने, देखने या सुनने से पाठक, दर्शक या श्रोता के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? रस की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब काव्य को पढ़ने, देखने या सुनने से पाठक, दर्शक या श्रोता के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अंग हैं, रस के 4 अंग हैं बच्चों। शाब्दिक अनुशासन का नाम है, शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। यह भी 9th के पेपर में आया था। मात्रा कितने प्रकार की होती है बच्चों? मात्रा 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व और दीर्घ। काव्य में जहां शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है बच्चों? काव्य में जहां शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार होता है। छंद के भेद हैं। छंद के कितने भेद हैं? छंद के 2 भेद हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। छंद के पहले व तीसरे, छंद के पहले व तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं, वहां छंद होता है। तो पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं दोहा छंद में होती हैं। जहां काव्य में एक शब्द, जहां काव्य में एक शब्द बार बार आए, शब्द बार बार आए एवं उसके अर्थ अलग अलग हों, अर्थ भी अलग अलग हों, वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्द बार बार आए और अर्थ भी अलग अलग हों तो वहां पर यमक अलंकार होता है। सवैया छंद है। कौन सा छंद है सवैया बच्चों? सवैया वार्णिक छंद है। स्थाई भाव की संख्या है। स्थाई भाव की बच्चों कितनी संख्या है? स्थाई भाव की संख्या है 10। 10 रसों के 10 स्थाई भाव होते हैं। जहां काव्य में उपमेय पर उपमान का आरोप हो, उपमेय पर उपमान का आरोप हो वहां अलंकार होता है। तो बच्चों वहां रूपक अलंकार होता है। डैश लगाए शुरू में 22 से 26 तक के वर्ण होते हैं। किस छंद में 22 से 26 तक के वर्ण होते हैं बच्चों? सवैया छंद में 22 से 26 तक के वर्ण होते हैं। पढ़ते समय जहां रुका जाए, पढ़ते समय जहां रुका जाए उसे कहते हैं, उसे यति कहते हैं बच्चों। काव्य में एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, वहां तुलना की जा रही है ना, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है बच्चों? जहां काव्य में एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है बच्चों वहां उपमा अलंकार होता है। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 10 प्रकार के होते हैं। जो भाव मानव के हृदय में स्थायी रूप से निवास करता है उसे क्या कहते हैं? स्थायी रूप से निवास करने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी देख लें आप, स्थायी रूप से जो भाव निवास करते हैं वे स्थायी भाव कहलाते हैं। 3 वर्णों का समूह, 3 वर्णों का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? क्या भरेंगे आप यहाँ? मेरे रस की टॉपिक पर जरूर जाएं और वहां पर डिटेल में देखें। मैंने ये सब छोटी छोटी चीजें, यति, गति, लय, तुक, मात्रा, गण, सभी कुछ मैंने उसमें समझाया है। 3 वर्णों के समूह को बच्चों गण कहते हैं।
छंद को पढ़ने की शैली क्या कहलाती है? छंद को पढ़ने की शैली लय कहलाती है। काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है बच्चों? वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। विभाव के कितने भेद हैं? विभाव के कितने भेद हैं बच्चों? रस वाली टॉपिक पर आप जाकर देखें। विभाव के 2 भेद हैं। आश्रय के चित्त में अस्थिर मनोविकार, अस्थिर मनोविकार मैंने बताया है रस के टॉपिक पर। प्लीज बच्चों उस टॉपिक को जरूर देखें। उस टॉपिक में से कम 4 नंबर के प्रश्न आते ही आते हैं। आश्रय के चित्त में अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? स्थायी भाव की संख्या 10 है। और संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या 33 है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने अपनी इस वीडियो में आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान बताए हैं। ये मेरा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी प्रकार के फिलअप्स लेकर आने वाली हूं। तो मेरी सारी वीडियो को देखना ना भूलें। और हाँ बच्चों, मैंने आपकी परीक्षा से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अलग अलग वीडियो बनाए हैं, तो उन पर जाएं और उन टॉपिक्स को देखें, क्योंकि वो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस हैं। मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक प्लीज बच्चों शेयर करें और मुझे लाइक अवश्य करें। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको पार्ट 2 में इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलअप्स लेकर आऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। धन्यवाद।